ओके, चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट है। चैप्टर नंबर 5 के टेस्ट में जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये पहला सवाल तमाम लोग देखिएगा ज़रा। ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तमाम लोग पहला सवाल देखिएगा जल्दी से, और इसका फिर मैं आपको आंसर का टाइम दूंगा, तो तमाम लोग तुक्का लगाइएगा। इसका तुक्का क्या होगा? स्क्रीन नहीं आ रही मेरी, किसी के पास भी स्क्रीन नहीं आ रही है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम है? बड़ा आसान सा एमसीक्यू था। एमसीक्यू में आपसे बोला गया कि भाई द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, मे नॉट हैव एनी डैश। देखो, इक्विलिब्रियम के लिए आपको शर्त बताई थी कि इक्विलिब्रियम के लिए शर्त क्या है। शर्त आपको बताते हैं सर। इक्विलिब्रियम के लिए शर्त है कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी किस में हो, या तो आपकी बॉडी किस में हो, रेस्ट में, या फिर मूव कर रही हो कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी कि सर इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी, या तो आपकी बॉडी किस में हो, रेस्ट में, या फिर मूव करे कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब आप देखो, अगर रेस्ट में होगी तो उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो, और अगर मूव करी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। यानी आपकी बॉडी में क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये था एमसीक्यू नंबर 1 जो आप लोगों से मैंने शेयर किया। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। तो एमसीक्यू 2 भी काफ़ी आसान सा। ओके, एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे बोला गया भाई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बता दीजिए, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मेरे पास क्या, एल इज इक्वल टू आर टी साइन थीटा। आसान वाला मैंने फॉर्मूला लिखा। देखो, एंगल की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिट में एंगल नहीं आता, तो आपने एंगल को इरेज कर दिया। एल इज इक्वल टू आर टी। अब देखो, आर का यूनिट क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये आर है, आर का यूनिट होता है क्या, मीटर। सही है। अच्छा, टी नज़र आ रहा है, तो मोमेंटम का यूनिट आप लोगों को पढ़ाया हुआ है क्या, आप बोलेंगे सर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। आप बोलेंगे सर सही है। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। देखो, न्यूटन को पहले लिखा, मीटर को अलग लिख दिया, और बराबर में किसको लिख दिया, सेकंड को लिख दिया। भाई रीअरेंज किया, न्यूटन सेकंड था, न्यूटन मीटर कर दिया। न्यूटन मीटर क्यों किया, क्योंकि न्यूटन मीटर जो आप देख रहे हो ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो न्यूटन मीटर आप देख रहे हो, ये न्यूटन मीटर बराबर होता है किसके, जूल के। बराबर में लिखा हुआ है एस, यानी इसका जो आंसर बना वो क्या बना, ऑप्शन नंबर ए, यानी जूल सेकेंड। तो एमसीक्यू आप लोगों से शेयर किया। तमाम लोग इस एमसीक्यू को देखने के बाद अगला एमसीक्यू देखिएगा। अगला एमसीक्यू क्या है आपके पास, एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे बोला गया कि सर एन एग्जाम्पल ऑफ कपल इज डैश। कपल की एग्जाम्पल बताइए। देखो, कपल का मतलब होता है, मैंने आपको कल बताया था, जिसका नाम आपने रखा था क्या, मोमेंट ऑफ कपल। यानी दो टॉर्क, अगर दो फोर्सेज लग रही होती हैं, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज लगती हैं, तो उसको आप बोलते थे मोमेंट ऑफ कपल। और मोमेंट ऑफ कपल आपका जनरेट होता है किसके अंदर, कॉइल के अंदर। देखो, जहाँ लफ्ज़ नज़र आ जाए ना आपको कॉइल का, शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ, जैसे मूविंग कॉइल है, गैल्वानोमीटर, इसके अंदर भी कपल एक्ट करता है। मूविंग कॉइल ऑफ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर भी सेम मैकेनिज्म पे काम करता है जो गैल्वानोमीटर का है। यानी आप किसी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उस पर करंट पास करो, तो मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल, जनरेटर, दोनों इसके आंसर होंगे। यानी आपको ऑप्शन डी जो नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी नज़र आ रहा है, यानी क्या, बोथ ए एंड बी। क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल जनरेटर, दोनों के अंदर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर आपके पास प्रोड्यूस होता है क्या, कपल प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये था आपके पास एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। ओके, एमसीक्यू नंबर 4 बड़ा आसान सा एमसीक्यू। सर एंगुलर मोमेंटम किसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो अभी भी पढ़ाया था भाई। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या, आर क्रॉस टी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का। सर ये आर क्या होता है, सर ये आर होता है मेरे पास कौन सा वेक्टर, आप बोलेंगे सर ये आर होता है मेरे पास पोजीशन वेक्टर, और ये पी होता है मेरे पास कौन, मोमेंटम। यानी दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी किस किस का, आर एंड पी का। तो यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बड़ा आसान एमसीक्यू था जो आप लोगों से शेयर किया। ओके, बड़ा आसान सा एमसीक्यू आपके पास। आपसे बोला गया भाई अ कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल ओनली डैश। तो आपको मैंने बताया था ना कपल कब एक्ट करता है, तो कपल के बारे में जल्दी से थोड़ी सी बात करते हैं। आपके पास अगर कोई बॉडी है, आप इसको अगर किसी पॉइंट से फिक्स करो, और अगर आप इस पर दो फोर्सेस लगाओ, मैंने आपके सामने दो फोर्सेस लगाई,
अच्छा, दोनों फोर्सेज आपके पास कैसी हैं? ये फोर्सेज होती है मेरे पास अनलाइक फोर्सेज, यानी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अनलाइक और पैरेलल फोर्सेज अगर लगती हैं तो ये कपल प्रोड्यूस करता है। और कपल का मतलब क्या होता है? तो रोटेट अबाउट सर्टेन एक्सिस, यानी ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। ये इसको मूव कराएगा कैसे? क्लॉकवाइज, और ये भी इसको मूव कराएगा कैसे? क्लॉकवाइज। तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू था। मेजोरिटी लोगों ने जवाब दिया इसका। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे जवाब दे रहे हो, यानी आप लोग पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर बताइएगा मुझे। एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर क्या होगा? एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे बोला गया भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड डैश। तो देखो ये जिस चीज़ की बात कर रहा है वो टॉर्क की बात कर रहा है। मैं आपको समझाऊँ डायग्राम बना के। देखो मेरे पास एक बॉडी थी, मैंने बॉडी बनाई। बॉडी बनाने के बाद एक पॉइंट को मैंने फिक्स किया और एक पॉइंट पे मैंने क्या लगा दी? फोर्स लगा दी। अब देखो फोर्स जिस लाइन में लग रही है ना, ये फोर्स जिस लाइन में लग रही है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। यानी फोर्स आपकी जिस लाइन में भी लगेगी उस लाइन को बोलोगे आप क्या? लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, इसका आपसे डिस्टेंस बोला, कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ज़रा गौर से देखो डायग्राम पे, आपके पास जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो ये इस लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, मैंने आपको सिखाया था सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है आर, और आर कहलाता है मेरे पास कौन? आप बोलेंगे सर आर हमारे पास कहलाता है कौन? मोमेंट आर्म। यानी इसका जो करेक्ट जवाब है वो क्या है? एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर सी, यानी मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म इस एमसीक्यू का क्या है? करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 7 देखिए। एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? ओके, एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे बोला गया भाई द रेट ऑफ द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी पढ़ाया था भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। यानी जो करेक्ट जवाब है वो क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। मैंने आपको कहा था भाई ये फॉर्मूला फोर्स का भी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, सिर्फ अगर मोमेंटम होगा, यानी पी लिखा हुआ है ना, अगर ये सिर्फ मोमेंटम होगा तो ये फोर्स होगा। और अगर ये एल लिखा हुआ आप देख रहे हो, एल यानी एंगुलर मोमेंटम, तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम होगा तो कौन हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब जो है वो मेरे पास क्या है? टॉर्क है। तो मेजॉरिटी लोगों ने इसका करेक्ट जवाब मुझे बताया, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 आप तमाम लोग की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तमाम लोग पढ़िए एमसीक्यू नंबर 8, और एमसीक्यू नंबर 8 का मुझे आंसर बताइए। एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ओके, एमसीक्यू नंबर 8 आपसे बोला गया भाई इफ़ अ बॉडी इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया था सर अगर आपसे टॉर्क के बारे में बात करें, अगर आपका टॉर्क होगा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया था सर अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो इस टॉर्क को आप बोलोगे कैसा? पॉजिटिव। और अगर आपके पास टॉर्क होगा कैसा? क्लॉकवाइज, तो इस टॉर्क को आप बोलोगे कैसा? नेगेटिव। यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क है तो आपने इसका आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी नेगेटिव टॉर्क। तो आसान सा एमसीक्यू था। आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। सवाल में आपसे बोला गया भाई व्हेन टू इक्वल एंटी पैरेलल एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन दे आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट डैश। तो आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को एक कंडीशन पढ़ाई थी कपल के लिए। कपल के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लगेंगी और ये फोर्सेस होनी चाहिए कैसी? तो अच्छा, अब ये लफ्ज़ जो बोल रहे हैं ना एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल का मतलब देखो डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। एंटी पैरेलल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। अच्छा, इक्वल तो आप लोगों को पता है सर, इक्वल मैग्नीट्यूड लग रहा है। यानी अगर ये एफ है तो ये भी क्या होगा? एफ। और नॉन कोलिनियर, तो नॉन कोलिनियर का मतलब है कि अलग अलग पॉइंट पे लग रही है। देखो एक का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, एक किसी और लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही है, और जबकि दूसरी जो है वो कैसी है? उसका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? मैं इसको लिख के दिखाऊँ, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। यानी एक ही लाइन पे नहीं लग रही बल्कि अलग लाइन पे लग रही। तो मैंने इसको लिखा डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। यानी अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा तो इसका मतलब वो फोर्स कैसी कहलाएगी? नॉन कोलिनियर। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने अभी पढ़ाई थी, एमसीक्यू ऊपर भी आया था। तो जो इसका करेक्ट जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कपल एक्ट करेगा। तो एमसीक्यू आप लोगों से शेयर किया, तमाम लोगों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा कोई डिफरेंट एमसीक्यू आपके सामने लेकर आते हैं।
आप तमाम लोगों की इस स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यू नंबर 10 आ रहा होगा। एमसीक्यू नंबर 10 देखिए। ओके, एमसीक्यू नंबर 10 आपने देखा, बड़ा आसान सा एमसीक्यू था। डेफिनेशन आपको पढ़ाई, द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट होता है, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपको ये बात भी मैं पढ़ा चुका हूँ सर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वही सेंटर ऑफ मास भी होता है। और कब होता है? तो मैंने आपको कंडीशन इसकी बताई सर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा अगर आपकी बॉडी की शेप जो है सिंपल शेप हो और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी सिंपल शेप एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इस यूनिफॉर्म शेप को सिमेट्री भी बोलते हैं। सिमेट्री क्या होता है इसको भी थोड़ी देर में बताते हैं आपको। सिमेट्री का मतलब होता है कि जो इसका लेफ़्ट पार्ट है वही इसका इक्वल राइट पार्ट है। तो सिमेट्री भी आमतौर पे इसको कहा जाता है कि अगर आप किसी बॉडी को सेंटर से हाफ पार्ट में कट करो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो उसको भी आप सिमेट्री बोलते हैं। तो सिंपल शेप हो और सिमेट्री हो। एमसीक्यू नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 15, सॉरी एमसीक्यू नंबर 15 इसका नाम रख दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई। एमसीक्यू नंबर ये होगा हमारे पास 11, तो इसको करेक्ट कर देते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 वापसी सही हो गया। ओके, एमसीक्यू नंबर 11 तमाम लोग देखिए, मुझे इसका जवाब बताइएगा क्या होगा। ओके, एमसीक्यू है क्या? एमसीक्यू ज़रा देखते हैं। सवाल में आपसे बोला गया, इट इज़ ईजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड्स देन विद अ सिंगल हैंड। क्या मतलब है? अगर मैं स्टीयरिंग व्हील आपके सामने बनाऊँ, ये कार का आपके पास स्टीयरिंग व्हील है, ये इसका सेंटर पॉइंट, और ये इस तरीके से आपने ये स्टीयरिंग बना दिया। सपोज़ करो ये कार का सिंपल सा मैंने स्टीयरिंग बनाया। ये कार है, होंडा की कार है, ये उसका स्टीयरिंग बना हुआ है। लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे ये क्या है। ये मेरे पास है ये स्टीयरिंग। ओके, इस स्टीयरिंग पे जो आप दो हैंड यूज़ करते हो, तो लिखे ना विद बोथ हैंड। अब बोथ हैंड यूज़ करने की वजह है क्या? जब आप लोगों को स्टीयरिंग मूव कराना होता है तो आप कैसे मूव कराते हो? आप क्या करते हो? एक हाथ से फोर्स अपवर्ड लगाते हो, एक हाथ से फोर्स कैसे लगाते हो? डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लगाते हो तो ये मूव करता है कैसे? अब ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से अगर फोर्स लगाते हो तो ये मूव करता है। तो अब अगर इसके आप रोटेशन देखोगे ना, दो फोर्सेस लग रही हैं। अब दोनों फोर्सेस कैसी हैं? आप बोलेंगे सर ये दोनों फोर्सेस हैं अनलाइक, ये दोनों फोर्सेस हैं कैसी? पैरेलल। अगर अनलाइक और पैरेलल फोर्सेस लगती हैं तो आप इतनी देर से हमें पढ़ा रहे हैं, तो जो चीज़ एक्ट करती है वो क्या एक्ट करती है? कपल एक्ट करता है। तो जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगेंगी। दो हैंड जो इस्तेमाल करते हो तो इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी बॉडी जो आप यूज़ कर रहे हो स्टीयरिंग, उसके ऊपर क्या एक्ट करे? कपल एक्ट करे। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद आप तमाम लोग की स्क्रीन पे मौजूद है एमसीक्यू नंबर 12। तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 12 पढ़िए और एमसीक्यू नंबर 12 का आंसर मुझे बताइएगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे क्या बोला कि एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 में बोला बॉडी सेटिस्फाइंग द सेकंड इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताया था समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। और देखो जहाँ टॉर्क की बात आएगी ना तो आप समझ जाना सर वो रोटेशन की आपसे बात कर रहा है। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है कि सारे के सारे टॉर्क इनका सम जो है वो बराबर है किसके? 0 के। इसका मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर वो आपसे बात करता ना, मैं अगर लिख के दिखाऊं कि सर वो उसने हमसे बात करी कि अगर सारी की सारी फोर्सेस का सम 0, तो ये ट्रांसलेशनल की व्यू। मैं इसको लिख के दिखा दूँ। ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन ये इसको शो करेगा किसको? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये की पॉइंट के तौर पे आप तमाम लोग याद रखिएगा। टॉर्क अगर 0 होगा तो रोटेशन है, और फोर्स 0 होगी तो ट्रांसलेशनल है। ये इसको आप बोलोगे क्या? लीनियर मोशन। एमसीक्यू नंबर 13 आप तमाम लोग की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तमाम लोग देखिए एमसीक्यू नंबर 13, और एमसीक्यू नंबर 13 का आंसर मुझे बताइए। एमसीक्यू नंबर 13 का आंसर क्या है? ओके, आपसे बोला गया भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे बताओ। मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का या पैरेललोग्राम। तो कोई सी भी शेप आप बना लो, स्क्वायर बना लो। तो अगर मैं स्क्वायर का भी डायगोनल बनाऊंगा तो देखो स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कैसे निकलता है? इसके डायगोनल्स को मीट करा दो। डायगोनल्स को मीट कराओगे तो ये इसका कहलाएगा कौन?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल में भी आप डायगोनल्स को मीट कराते हो। ये मैंने बनाया आपके पास कौन, ये मैंने आपके पास बनाया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी आप डायगोनल्स को मीट करा दो। डायगोनल जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ये इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेम यही काम होगा किसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम में भी आप मीट कराओगे किसको, डायगोनल्स को। और डायगोनल्स को मीट कराने का जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया कि सर सिलेंडर का क्या होगा। देखो सिलेंडर भी यूनिफॉर्म शेप है। यूनिफॉर्म शेप अगर आप सिलेंडर बनाओगे ना, इस तरह का सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का भी ये सेंटर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। MCQ नंबर 14 आप तमाम लोग की स्क्रीन पे मौजूद है। तमाम लोग MCQ नंबर 14 पढ़िए और MCQ नंबर 14 पढ़ने के बाद MCQ नंबर 14 का जवाब मुझे बताइए क्या होगा। ओके, सवाल ये मौजूद, सवाल में आपसे बोला गया टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कपल आर डैश। अब देखो कपल एक्ट करने के लिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बार बार क्या समझा रहा हूँ कि सर अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, दो फोर्सेस लगती हैं। अब इन दो फोर्सेस की कंडीशन ज़रा देख लो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो यानी ये भी F है तो ये भी F होनी चाहिए। अपोजिट इन डायरेक्शन हो यानी एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड हो। नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन यानी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, कोई ये अलग डिफरेंट लाइन पे लग रही है, ये अलग डिफरेंट लाइन पे लग रही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज बनेगा। यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो ये MCQ नंबर 14 था। MCQ नंबर 14 के बाद लास्ट MCQ आपकी स्क्रीन पे शो करेंगे जो है हमारे पास MCQ नंबर 15 लास्ट MCQ। ओके सर, टॉर्क 15 MCQ है, बड़ा आसान सा MCQ। टॉर्क इज अ सिनोनिम ऑफ डैश। तो मैंने आपको बताया था भाई टॉर्क का दूसरा नाम, जैसे दूसरा नाम होता है ना बाबू भाई, वैसे टॉर्क का दूसरा नाम है मेरे पास क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बड़ा आसान सा MCQ था। यहाँ आपका चैप्टर नंबर टेस्ट 15 का चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।